चलिए, तो देखिएगा, भारत के इतिहास में हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि अशोक के काल के बाद या अशोककालीन साम्राज्य के बाद जो है, जिस भारत के जिस साम्राज्य को हम पढ़ने जा रहे हैं, वह साम्राज्य अशोक के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य है, जिसने इस पूरे भारत को एक केंद्रीकरण की व्यवस्था में बांधा था। यानी अगर आप इसके रूटीन भारत के इतिहास को एक रूटीन श्रृंखला में पढ़ें, तो उस रूटीन श्रृंखला में आपको समझ में आएगा कि पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जाना, ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता को जाना, वैदिक सभ्यता के बाद जो है हमने मगध के उत्कर्ष को देखा, और मगध के उत्कर्ष के बाद जो है हमने अशोककालीन व्यवस्था को देखा। अशोककालीन व्यवस्थाओं के बाद जो है हमने, याद रखिएगा, विदेशी आक्रमणों को देखा, और विदेशी आक्रमणों के साथ जो है हमने दो बार, याद रखिएगा, दो विदेशी आक्रमण हमने देखा। प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी और यूनानियों का था, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ उसमें हमने क्या देखा, तो यवन विदेशी आक्रमण देखा हमने, शक देखा हमने, पल्लव देखा हमने, और कुषाण देखा हमने, ठीक है। तो कुषाणों की श्रृंखला या कश्मीर के क्षेत्र में या उत्तर भारत में जिस साम्राज्य को समाप्त होने के बाद जिस व्यवस्था का उदय होता है उसे हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य, ठीक है। तो इस श्रृंखला को ऐसे अगर आप श्रृंखलाबद्ध याद रखेंगे तो आपको इतिहास बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतिहास याद करने की सबसे बड़ी जो तरीके हैं या ट्रिक है वो यही है कि आपको श्रृंखला याद होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको याद होना चाहिए कि कुषाणों के बाद कौन आया था, गुप्ताज आए थे, यानी कि गुप्त जो साम्राज्य है वो डेवलप हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपको याद रखना है। अब देखिए, इनके बारे में जो है ना, गुप्त जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को स्थापित करने में जो है पहले हम इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी तथ्यात्मक जानकारी है उनको, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, हम जैसे ही गुप्ताज को पढ़ते हैं या गुप्त को पढ़ते हैं या गुप्त साम्राज्य को पढ़ते हैं, गुप्त एम्पायर को पढ़ते हैं, तो ऐसे में जो गुप्त एम्पायर है, ऐसा माना जाता है, देखिए, जो श्रृंखला हमारे पास है, अभिलेख हमारे पास है, या जो एविडेंस हमारे पास है, चाहे वो पुरातात्विक हो चाहे वो साहित्यिक हो, इस सभी एविडेंस में जो है ना एक बात लिखी गई है, याद रखिएगा, कि कहीं पर भी ये बात कंफर्म नहीं हो पाती है कि गुप्ता जो थे या गुप्त जो साम्राज्य है एक्चुअल में कौन थे, ये कहीं पर भी इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, उस माननाओं में जिनका मानना अधिक है, यानी जिसके शब्द जो है या जिसके भावनात्मक रूप से जिसके बारे में जानकारी मिलती है, या साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने जो इसके संबंध में जानकारी दी है, उसमें यही बताया गया है कि गुप्त जो थे ये वैश्य थे, ठीक है। इसके अलावा अन्य साहित्यकार, इतिहासकार या जो भी प्रमुख विद्वान रहे हैं, उनके मध्य बहुत सारे मत रहे हैं, किसके आधार पर, इस गुप्त एम्पायर के मत पर, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि आप भारत के इतिहास में अगर प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि जैसे हमारे रास्ते में एक पड़ाव आता है, हम हाल्ट करते, रुकते हैं, वहां पर हाल्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप सोच के रखते हैं कि हम यहाँ एक दिन रुकेंगे, वहां दूसरा दिन रुकेंगे, ऐसा प्लान करते हैं, ठीक है। तो जब भारत के इतिहास को पढ़े ना, तो आप एक बात समझिएगा, आपका पहला हार्टिंग कहां पर होना चाहिए, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा आपने, ठीक है, फिर आगे वैदिक सभ्यता में बहुत क्रम बता रहा है, रुकने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपका मगध उसका उत्कर्ष पैदा हो गया है ना, तो मगध के उत्कर्ष के बाद जो है आपने उसमें नंद वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। तो मौर्य के पास आके थोड़ा सा रुकना है, एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को वहां पर फैलाना है थोड़ा सा। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा जो तथ्यात्मक जानकारी, चाहे अभिलेख के बारे में हो, अशोक की पूरी जानकारी हो, ठीक है, या फिर उससे संबंधित जितने भी एविडेंस हो, पुरातात्विक साक्ष्य हो, सभी इंपॉर्टेंट है वहां पर। फिर वहां से चलना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो फिर हम कहां कहां पहुंचेंगे, तो फिर विदेशी आक्रमण पढ़ लेते हैं, ठीक है। विदेशी आक्रमण के बाद जो है, जो मौर्योत्तर काल रहा है, मौर्यों के बाद जो काल बना, उस काल को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पुष्यभूति सुंग के बारे में मिलता है, यानी कि पुष्यभूति वंश मिलता है, ठीक है। तो वहां पर से गुजरते हुए हम जब आगे आते हैं, याद रखिएगा, तो फिर हम कहां रुकेंगे, दूसरी बार में आपके गुप्त साम्राज्य में रुकेंगे। अभी हम दक्षिण भारत को नहीं जोड़ेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हम उत्तर भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसी के श्रृंखला पे चलेंगे, ठीक है। जब दक्षिण भारत को पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आपको प्राचीन भारत के इतिहास को इस तरीके से याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक साम्राज्य जो विस्तार हुआ था, याद रखिएगा, वो है आपका गुप्त साम्राज्य, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के संबंध में याद रखिएगा कि यह जो साम्राज्य है, इस गुप्त साम्राज्य को आपको समझना है, और गुप्त साम्राज्य के आधार पर ही आपको यहाँ पर तीन चार बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, गुप्त साम्राज्य को पढ़ने में हमें जो है लगभग 2 से ढाई दिन का समय लगने वाला है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी रूपरेखा को मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा,
कि हमें किसी भी साम्राज्य को जानने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहला, हम यह देखते हैं कि साम्राज्य के बारे में जानकारी कहां से मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसके साक्ष्य या स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, इनके साक्ष्य या एविडेंस को जानना, क्योंकि इसके संबंध में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि अशोक के बाद सबसे ज्यादा साक्ष्य या फिर सबसे ज्यादा जो केंद्रीकरण है वो इसी समय हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, साक्ष्य या स्रोत, उसके बाद आप पढ़ेंगे राजवंशों के बारे में या शासक के बारे में, और तीसरा जो क्रम होगा याद रखिएगा वो होगा प्रशासन पद्धति एवं व्यवस्था। ये तीन क्रम पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, और इसी को 3 दिन के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी आधार पर आपको ये बात बहुत सरल लगेगी, याद रखिएगा, कि आपको ये तीन व्यवस्थाओं को समझना होगा। पहला, हमारे पास है क्या, एक साक्ष्य या स्रोत। ठीक है, यानी विद्वान क्या कहते हैं इनके संबंध में। अब देखिए, इससे क्या होता है, जब तक आपके पास एक रूपरेखा या सिनॉप्सिस नहीं है ना, तब तक आप जो है बेडोल रहते हैं। बेडोल कहने का मतलब है कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, इस साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक श्रृंखला की होती है कि हमें भारत के इतिहास की श्रृंखला पता है कि नहीं पता है, किसके बाद कौन आया और कहाँ का असर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार जो है जब आप इस पूरे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको श्रीगुप्त का नाम नहीं मिलेगा, यानी साक्ष्य में कहीं भी श्रीगुप्त का नाम नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन सीजी टेट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा, तो टीचर के एग्जाम में जो है ना, इस एग्जाम में भी और भूपेश बघेल के सरकार के समय होने वाले टीचर के एग्जाम में भी यही पूछा गया था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन रहा है। ठीक है, और देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इस राजवंश में कहीं पर भी श्रीगुप्त का नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आंसर लिया श्रीगुप्त को। तो ये कैसे लिया, यही आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, अगर यहां से पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चला जाए आपके लिए। ठीक है, यही कारण है कि आप गुप्त साम्राज्य को एक बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, कुषाण वंश के पतन के पश्चात जिस साम्राज्य का उदय हुआ उसे कहा गया गुप्त साम्राज्य। ठीक है, अब इसके बारे में जो है आपको 2 से 3 बातें मैं आपको बताता हूं। पहले तो याद रखिएगा, कुषाण वंश के बारे में आपको जानकारी होगा, कनिष्क के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य जो था, इसका एक सबसे बड़ा मोटो क्या था या कैसे साम्राज्य को स्थापित कर पाया ये, तो 2 बातें याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य जो था, ठीक है, यानी गुप्त साम्राज्य के जो वंश हैं या फिर राजवंश जो हैं, ठीक है, जो व्यक्ति है जो गुप्त साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने पहले क्या काम किया था, इन्होंने कुषाणों के सामंत के तौर पर काम किया था। ठीक है, तो कुषाणों के सामंत के तौर पर जब काम किया, ठीक है, कुषाणों के सामंत एवं सेनापति के तौर पर काम किया। अब जब ऐसा काम किया इन्होंने, तो इनको क्या मिल गया, ठीक है, तो देखिए, पहले कुषाणों के लिए इन्होंने काम किया, तो काम करने का एक सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, कई बार ना कुछ लोग बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं बेटा पहले क्या करो, पहले स्ट्रगल करो। उनके पास पता है क्या, वो चाहे तो उनको सीधे बड़े पद में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े पद में लाने से बेहतर होगा कि उन्हें छोटे पद देकर जो है स्ट्रगल करने वाला पद दिया जाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि ये काम कैसे चलता है। ठीक है, यानी उनको वो जॉब करना पड़ेगा जो कर्मचारी लोग करते हैं।
और तब जाकर धीरे धीरे जो है वो उस अधिकार क्षेत्र से ऊपर आके बन सकता है, तब जाकर वो बिजनेस को संभाल सकता है। ऐसी स्थिति कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप कि कुषाणों के सामंत और सेनापति के तौर पर काम करने के कारण इन्हें सेना कौशल के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, साथ ही साथ जो है इन्होंने क्या किया कि कुषाणों के साथ और अन्य राजवंशों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए और धीरे धीरे जो है इन्होंने एक बड़े साम्राज्य का स्थापना कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में इनके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहला, सेना कौशल, यानी सेनापति के तौर पर जो है या सेना के साथ जो है इनको सेना कुशलता या फिर युद्ध कुशलता काफी अच्छी थी इनकी। ठीक है, दूसरा, इनका वैवाहिक संबंध के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, याद होगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से वाकाटक के साथ भी इन्होंने समझौता कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखिएगा इनका जो तरीका है ये अद्वितीय है कि किस तरीके से आप साम्राज्य का विस्तार करना है। ठीक है, अंततः जो है इन्होंने एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किया अपने कुशलता के द्वारा। याद रखिएगा कि एक ऐसी कुशलता इन्होंने प्राप्त की जिसके द्वारा इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको समझना होगा कि कुषाणों के सामंत के तौर पर, यानी आप ऐसा कह सकते हैं, देखिएगा कि कुषाणों के साथ जो है ना, अच्छा, सभी के समय ना कोई विदेशी आक्रमण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी क्या होगा कि गुप्त साम्राज्य जब आएगा, गुप्त साम्राज्य के समय जो ना हुड़ों का आक्रमण होता है, हुड़। ठीक है, तो हुड़ों का आक्रमण जो है ना अभी आप पढ़ेंगे इसके साथ, तो याद रखिएगा जितने भी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनको प्रॉपर फोकस कीजिएगा। अशोक कालीन या अशोक के पहले जो है 2 आक्रमण हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ईरानी और यूनानी हुए हैं। ठीक है, उसी के साथ याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में आपके 4 आक्रमण मिलेंगे और ये 4 आक्रमण आपको याद रखना है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कुषाण। कुषाण की धरती को समाप्त करने या कुषाण को पतन करने में या कुषाणों को समाप्त करने में पूरी तरीके से जो साम्राज्य स्थापित हुआ है वह है गुप्त। ठीक है, तो इसी तरीके से श्रृंखला बनती जाएगी, याद रखिएगा। तो भारत के इतिहास में एक नया साम्राज्य की स्थापना होता है और वो है आपका गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखिएगा कि पहले कि कुषाणों के द्वारा या कुषाणों की जो साम्राज्य है उसके पतन के साथ जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। दूसरा, कि कुषाणों के सामंत के तौर पर या सेनापति के तौर पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ऐसे में जो है इनके पास कुशलता थी और कुशलता और विवाह संबंध के द्वारा जो है इन्होंने अपने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर डाली। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हम गुप्त साम्राज्य के एक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, जिसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गुप्त साम्राज्य जो है इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, जानकारी कहां से, ये गुप्त साम्राज्य है ऐसा कैसे कहा गया, इसको कोई और क्यों नहीं कहा गया, है ना। तो गुप्त साम्राज्य याद रखिएगा कि काफी ज्यादा जो है, ठीक है, तो जो गुप्त शासक रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने गुप्त एम्पायर को स्थापित किया, गुप्ताज एम्पायर को स्थापित किया, ये माना गया है कि ये कौन है? वैश्य है। ठीक है, वैश्य मतलब व्यापारी, याद रखिएगा। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा किसने कहा है ये? रोमिला थापर का नाम याद रख लीजिएगा। रोमिला थापर जो है इतिहासकार है, महत्वपूर्ण इतिहासकार है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही इतिहासकारों का कुछ नाम आपको याद रखना है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चीजें इसे मेहनत करनी होगी, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए एग्जाम ना ऐसा होता है कि अगर आपके मन का है तो आपका सिलेक्शन है, बिना आपके मन का है तो सिलेक्शन नहीं है। तो आपके मन का तभी बनेगा जब आपके पास नॉलेज उस मन के लायक होना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा आप इसमें 3-4 लोगों का नाम याद रखेंगे इतिहासकारों का, कि किसी ने क्या कहा, ब्राह्मण कहा, किसी ने जाट तक कहा है, ठीक है, किसी ने क्षत्रिय कहा है। ठीक है, तो ये जो गुप्ताज हैं या गुप्त है, इनको अलग अलग धर्म से, अलग अलग प्रकार से जोड़ा गया, जातिवाद से जोड़ा गया। तो याद रखिएगा रोमिला थापर ने कहा है ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्त शासक जो है रोमिला थापर के अनुसार क्या है? वैश्य हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हम वैश्य ही क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि केवल रोमिला थापर नहीं, अधिकांश इतिहासकारों ने इनको वैश्य माना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में याद रखिएगा, इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो है विद्वानों का बहुत सारा मतभेद है, लेकिन फिर भी रोमिला थापर ने क्या कहा, इनको वैश्य कहा है। और उसी के बाद देखिएगा काशी प्रसाद, काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, याद रखिएगा काशी प्रसाद जायसवाल ने जो है गुप्त को क्या कहा है?
जाट। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि डॉक्टर राय चौधरी इन्होंने ब्राह्मण कहा है। ठीक है, डॉक्टर राय चौधरी ने ब्राह्मण कहा है, याद रखिएगा। और वही गौरी शंकर ओझा ये मानते हैं इसको क्षत्रिय। ठीक है, तो ये क्षत्रिय मानते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा अधिकांश विद्वानों ने इनको क्या कहा है, वैश्य माना है। ठीक है, वैश्य थे। अब देखिए, अगर हम लोग इस पे कंपेयर करेंगे तो चूंकि मेरे पास भी तो टाइम मशीन है नहीं कि मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा मुझे पहुंच जाऊंगा गुप्ताज काल में, है ना। तो मैं भी यही बात कहूंगा, याद रखिएगा कि जहां पर अधिकांश इतिहासकार इसकी पुख्ता सबूत को नहीं ला सकते, उसी प्रकार हमको ये मानना पड़ेगा कि इतिहासकार इसे क्या मानते हैं। देखिए, हमारा इतिहास जो है ना, यूनानी क्रम पे बनाया गया भारतीय इतिहास नहीं है। यानी यूनानी क्रम के साथ, क्योंकि जो हमारे इतिहास लिखा गया है वो भारतीय लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय लोगों ने क्या दिया है, केवल छोटे छोटे शब्दांश दिए हैं। ये भारतीय हैं जिन्होंने बताया है केवल ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं। एक पहला कि हम इतिहास को ऐसा पढ़ें कि पीएचडी कर ले, या तो दूसरा कि हम इतिहास को ऐसा पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप क्या चुनना चाहेंगे वो आपके ऊपर है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर ये इतिहास से मैटर करता है, और अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ पर लिस्ट आउट है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जब हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है ना, गुप्ताज का इंट्रोडक्शन आता है, तो इसमें कहीं पर भी ये बात क्लियर नहीं आता है कि इनके द्वारा कहा गया बात भी सही है। ये आपका अपना मानना है, याद रखिएगा। यानी इनका मानना है कि ये जाट हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रूफ नहीं दिया है, याद रखिएगा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये हरियाणा के क्षेत्र से थे तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है जाटों का था, या फिर किसी ने ऐसा नहीं बताया। लेकिन वैश्य के संबंध में क्या जानकारी मिलती है, तो वैश्य के संबंध में यह जानकारी मिलती है कि पहले ये सामंत हुआ करते थे, व्यापार का कार्य होता था मुख्य तौर पर इनका। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है व्यापार के तौर पर जो है इनको वैश्य मान लिया गया। ये इस तरीके से केवल जानकारी मिली है, किसी प्रकार का पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अभिलेखों की जानकारी लेंगे, इंस्क्रिप्शन से जो जानकारी मिलेगी वो केवल इनके होने की जानकारी मिलती है कि यह साम्राज्य का विस्तार था और इसके संबंध में जो है ये जानकारी मिली है। ठीक है, मतलब होने की जानकारी है। कैसे होने की जानकारी है, उनके उत्पत्ति के संबंध में प्रूफ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये समय कौन सा है, चौथी शताब्दी का समय है, याद रखिएगा। चौथी शताब्दी के शुरुआत में जो है गुप्ताज या गुप्त एम्पायर जो है ये धीरे धीरे साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। तो ये चौथी शताब्दी का समय है, क्योंकि तीसरी शताब्दी के तक जो है, याद रखिएगा, जो सीथियन थे, शक जो थे, याद रखिएगा, उनका समय रहा है। और इवन आप सातवाहन काल पढ़ चुके हैं, है ना। तो तीसरी शताब्दी के मध्य काल में यानी 350 के आसपास जो है ना, तीसरी शताब्दी समाप्त हो चुका था। ठीक है, सॉरी 250 के आसपास। ठीक है, तो सातवाहन काल का जो समय रहा है, और फिर उसके बाद क्या आ गया, वाकाटक आ गया। तो वाकाटक एक तरफ पैरेलल चल रहा है और एक तरफ क्या चलेगा, आपका गुप्त चलेगा। क्यों याद रखेंगे इसको, क्योंकि प्रभावती गुप्त को याद रखना है आपको, है ना। आपने पढ़ा है इससे पहले वैवाहिक संबंध के बारे में पढ़ा है, तो याद रखिएगा ये दोनों पैरेलल चलेंगे, याद रखिएगा। जिसमें वाकाटक नरेश के बारे में रुद्रसेन का नाम आपको याद रखना है, और यहाँ पर प्रभावती गुप्त का नाम याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ये। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, दोनों का विवाह फिर से कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वाकाटक में करा चुका है, अब वापस इधर के। अभी देखिए क्या होता है ना, जब आप मूवीज देखते हैं ना तो अलग अलग लोगों के हिसाब से देखते हैं मूवी को। ठीक है, यानी कैमरा जिस तरफ से लगा होता है उस हिसाब से आप उसको देखते हैं। अभी क्या है, अभी हमने वाकट अख्तर की कैमरे को देखा था कि वाकट अख्तर तरफ से जो है किस तरीके से वहां के जो शासक थे वो कैसे थे। अब हमको कैमरा घुमा दिया गया है और अब पहुंच गए हम लोग गुप्त की तरफ से कैमरा को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस इस तरफ रहेगा ज्यादातर। ठीक है, तो क्लियर हुआ थोड़ा सा बात यहाँ तक, याद रखिएगा वैश्य मानकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, और इतिहासकार भी इसको वैश्य ही। और देखिए इन लोगों के द्वारा जो नाम दिया गया है ना, वो सिर्फ सिंगल पर्सन है ये लोग। और रोमिला थापर ने जो वैश्य कहा, याद रखिएगा, कम से कम 10 से अधिक इतिहासकारों ने इनको वैश्य माना है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, वैश्य मान के चलेंगे। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति याद रखिएगा, इनका परिचय याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें जो है ना, मैंने आपको बताया था एक बात और कि इसमें जो संस्थापक रहा है, ठीक है, यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक रहा है, इसके संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते, साक्ष्य नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने माना है किसको, श्रीगुप्त को। सीजी जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसके दोनों एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, टीचर के एग्जाम में।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे जाकर ना फिर से ये मिलेगा। हमारे यहाँ ना जैसे लोकल जो एग्जाम होते हैं, व्यापम के जो लोकल एग्जाम होते हैं, खासकर टीचर वाले, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। जितना नीचे गिर सकते हैं गिर जाते हैं। अब सोच के देखिए, एग्जाम में जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है। तो जो पहले एग्जाम हुआ था, याद रखिएगा 2018 के आसपास एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके पेपर को ना आप कॉपी देखेंगे ना, उस पेपर को देख लीजिएगा, और अभी फिलहाल जो एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम के बाद जो है बच्चे का सिलेक्शन हो गया टीचर्स, उनसे कंपेयर करिएगा, 7 क्वेश्चन हुबहू उतार दिए गए, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन वापस फ्री के मिल रहे हैं आपको। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख लिया होता तो 7 क्वेश्चन आपसे बनते। तो यही बात समझिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट टू रिपीट रिपीट टू रिपीट चल रहे होते हैं। उसमें से गुप्त साम्राज्य के क्वेश्चन हमेशा रिपीट चलते हैं, याद रखिएगा, और हमेशा संस्थापक का नाम पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो पेपर के लेवल पर याद रखिएगा कि श्रीगुप्त को लोग सभी पसंद करते हैं और लगभग लाखों लोग पूछते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि श्रीगुप्त जो है संस्थापक माना जाता है किसका, गुप्त साम्राज्य का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभिलेखों में सबसे पहला, जब आप इसका वंश वृक्ष देखते हैं, वंश वृक्ष आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो वंश वृक्ष जब देखेंगे ना, तो सबसे पहले शुरुआत होता है चंद्रगुप्त प्रथम से, ठीक है। यानी अगर आप वंश वृक्ष देखेंगे तो उसमें घटोत्कच का नाम मिलेगा, ठीक है। घटोत्कच का नाम मिलेगा और प्लस श्रीगुप्त का नाम मिलेगा। तो ये दोनों जो नाम है, याद रखिएगा, वो एक्चुअल अभिलेख में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इतिहासकारों के द्वारा जो है, इतिहासकारों के द्वारा यानी जो भी इतिहास कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, उनका मानना है कि संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है, इतिहासकारों के अनुसार। लेकिन एविडेंस क्या बोलता है, तो एविडेंस बोलता है चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये इस वंश का संस्थापक है, ठीक है। ये अभिलेख में मिला है, याद रखिएगा। तो अभिलेख में जो है यह जानकारी मिलती है कि जो श्रीगुप्त है उसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी है। ये बात ध्यान रखिएगा। और खासकर मैंने आपको बताया है कि ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को थोड़ा सा मेंस में लेकर चलिएगा, ठीक है, फोकस कीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए इसको शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो बताने वाली बातें हैं, ये प्री कम मेंस वाले अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप व्यापम में एक विस्तार पढ़ रहे हैं, पीएससी के बारे में भी बेसिक्स चल पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट पर मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूं ताकि आपको फैक्ट टू फैक्ट चीजें के साथ जो है एक थ्योरी पोर्शन भी मिले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त के बारे में साक्ष्य नहीं मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि श्रीगुप्त जो है पहला संस्थापक रहा है, ठीक है। लेकिन साक्ष्य में क्या मिला है, साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम को संस्थापक मानता है कौन, साक्ष्य, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, इतिहासकार ये बोलते हैं कि श्रीगुप्त जो है यह इसका आदि पुरुष है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष किसे कहा जाएगा, तो श्रीगुप्त को, ठीक है। तो संस्थापक नहीं पूछेगा आपसे अब, क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्लियर कर दिया, ठीक है। संस्थापक इसलिए नहीं क्योंकि साक्ष्य में है नहीं, तो आपसे पूछेगा आदि पुरुष, तो आदि पुरुष का नाम याद रखिएगा श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों के क्वेश्चन का आंसर यही होता है। यानी श्रीगुप्त को आदि पुरुष बोला जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए देखिएगा, इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा वंश वृक्ष आपको बताता हूं इसका। आप ये कह सकते हैं कि कौन सा शासक इसमें आया है, केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूं यहां पर। इसके बाद पहले मैं आपको साक्ष्य पर या एविडेंस पर डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं राजवंश पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के जो कुछ का जो राजवंश है, ठीक है, इस राजवंश की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, वो श्रीगुप्त से मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था, तो याद रखिएगा घटोत्कच गुप्त, ठीक है।
घटोत्कच का नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा घटोत्कच गुप्त जो है। इसके बाद आता है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद याद रखिएगा कुमारगुप्त का समय आता है, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद याद रखिएगा, इसके बाद आता है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद याद रखिएगा जिसमें नाम आता है विष्णुगुप्त का। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इस पर मेहनत इसलिए करना है क्योंकि सभी ये शासक है ना, सभी के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा गुप्त संवत की जो शुरुआत की गई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो एक एक फैक्ट लिख सकते हैं इनके बारे में। यहां पर हो गया, ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। सभी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी वन लाइन फैक्ट में व्यापम में इसी तरीके से उठा के पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त के बारे में क्या, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इवन ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कि भारत में फाहियान का आगमन किसके समय हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का के समय हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है। और भारत में जो स्वर्ण युग था किसके समय का माना जाता है, याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय माना जाता है भारत का स्वर्ण युग, ठीक है, कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्ण युग, यानी मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, याद रखिएगा, आपको इसी समय ज्यादातर मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है, कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, याद रखिएगा, नाम मत भूलिएगा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। और वही याद रखिएगा हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ठीक है, सबके बारे में है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा इससे संबंधित व्यापम से क्वेश्चन ना बहुत भर भर के आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और आपको वन लाइन फैक्ट तो परमानेंट सेटल होना चाहिए आपके दिमाग पे। अगर आपसे पूछा जाए कि हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, याद रखिएगा कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 9 रत्न के बारे में पूछा जाएगा कि 9 रत्न किसके समय में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है उनके 9 रत्न के बारे में पढ़ा जाएगा आपको, ठीक है। कौन कौन था 9 रत्न, इसके संबंध में आपको याद रखना है। तो बहुत सारे इसके बारे में फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वंश वृक्ष के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वन लाइन फैक्ट याद रखिएगा परमानेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय, और सभी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, याद रखिएगा। सभी के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये जीवन कुछ अनोखा था इनका, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त को देखिएगा, समुद्रगुप्त जो है आज तक कभी हारा नहीं, जितने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते जा रहा है, करते जा रहा है। इसने अपनी नीति बनाई थी, अपने एथिक्स बनाए थे, ठीक है। ये एथिक्स क्या थे, तो इसके 3 नीतियां चलती थी, ठीक है। पहला अनुग्रह करना, ठीक है, मतलब अनुग्रह करना, मोक्ष लेना और ग्रहण करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते थे, पहले ये हराता था, हराने के बाद जो है सामने वाले को घुटने टेकवाता था। घुटने टेकने का मतलब, ठीक है, नी डाउन करा देना। तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने हार मान लो और उसके बाद अपना राज्य लेके वापस किनारे चले जाओ, ठीक है। ये नीति चलाता था कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के अलावा जो है बाकी, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति था, याद रखिएगा, है ना। तो ऐसे में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें ना इस फैक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साक्ष्य के बारे में, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमको इस क्षेत्र से, ठीक है। तो देखिएगा
देखिएगा, तो साक्ष्य के तौर पर सबसे पहले तो साक्ष्य तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुप्तों ने या गुप्तों का जो साम्राज्य था उसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां से कहां तक था, तो याद रखिएगा शुरुआती विस्तार जो था ना उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में था। उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी बड़ा विस्तार था इनका, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा अशोक का राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र। तो ये केंद्र है, याद रखिएगा। आज भले ही बिहार की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन इतिहास में बिहार जो है ना वो अनोखा था, याद रखिएगा। यानी हम बिहार को आज कुछ अलग दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको बर्बाद करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो बिहार जो है हमारे इतिहास का एक ऐसा जगह है जहां पर सारे इतिहास जो है ना अपने पन्ने वहीं पर समेट के रखा हुआ है। यानी कुछ भी पढ़िए आपको बिहार जाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। किसी धर्म के बारे में जानना है बिहार जाना पड़ेगा क्योंकि सारे धर्म वहीं से निकले हैं, ठीक है। पूरा राज्य सिस्टम जो है हमारा वहीं से बना हुआ है, और भारत की पहचान भी बिहार से होती है, लेकिन फिर भी आज वर्तमान में जो गरीबी की जो स्थिति है ना बिहार की, वो आप देख सकते हैं। तो समझिए इसको कि जो साक्ष्य है ये 3 साक्ष्य के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। पहला जो साक्ष्य याद रखिएगा जिसमें हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा जो साक्ष्य है जिसमें हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस है हमारे पास, आर्कियोलॉजी एविडेंस है हमारे पास, और लिटरेरी एविडेंस है, याद रखिएगा। उन दोनों एविडेंस को सबसे मुख्य रूप माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एक साक्ष्य और भी है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। तो तीसरा जो साक्ष्य है हमारे पास जो कि फॉरेनर हैं उनके द्वारा विदेशी यात्री, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 साक्ष्य हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक, और तीसरा है विदेशी यात्री के द्वारा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया फायान आया था, तो फायान कुछ तो करके गया होगा, है ना। तो याद रखिएगा फायान के बारे में याद रखना है कि किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया हुआ था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा इसी में साक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वंशावली जो है वो कहां से मिली है, याद रखिएगा हरिशेन से मिली हुई है, ठीक है। अभी उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिएगा सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य की बात, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है पहले ये समझिएगा। तो हमारे पास ऐसे साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं जो प्राचीन समय में, प्राचीन समय से आज तक लिखित रूप से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अभिलेख, याद रखिएगा, शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है। तो पत्थरों पर या स्टोन पर उत्केरित यानी लिखा हुआ जो साक्ष्य है वह अभिलेख कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या है, एक पुरातात्विक साक्ष्य है। तो याद रखिएगा उसी प्रकार कॉइन्स हो गए, है ना, सिक्के। तो सिक्के याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के सिक्के इस समय जो है ना, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और गोल्ड यानी सोने के सिक्के चलाए जाते थे। तो सभी सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है किसी न किसी राजा के, या तो चित्र है उसमें, या मयूर वाले कुछ फोटो लगे हुए हैं, है ना, चित्र बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा वह दर्शाते हैं। इवन आपको बता दूं कि बिलासपुर में आपका ताला गांव आपने सुना है, तो ताला गांव में एक विष्णु मंदिर है, आप जाएंगे वहां पर ना तो वहां लिखा मिलेगा गुप्त संवत, ठीक है, देखिएगा। तो वह जो है गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिएगा, यानी 4वीं शताब्दी के बाद बनाई हुई वो मंदिर है, याद रखिएगा। तो ऐसे में हमारे पास छत्तीसगढ़ में वो मंदिर, इवन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, याद रखिएगा, जो गुप्त काल में बनाए गए थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आपको मंदिर मिलेंगे ऐसे जो गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे पास क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहले याद रखिएगा हमारे पास है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और एकदम भूलिएगा मत इसको कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त का, ठीक है। हाँ, लिखा किसी ने, लेकिन शासक की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा दूसरा है भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख नाम याद रखिएगा, भीतरी अभिलेख, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख,
मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इसी के बाद देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा, अभी सभी के बारे में एक करके बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये सामान्य रूप से जो है साक्ष्य याद रखिएगा, यानी अभिलेखों के क्रम पर ये सारे अभिलेख हैं। ठीक है, जिसमें 4 नाम आपको याद रखना है। सिक्के के बारे में इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, याद रखिएगा ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है किसके बारे में? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो नाम है ना प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब जब आप किसी का बखान करते हैं, किसी की वैल्यू को बताते हैं कि मेरा राजा तो 100 हाथी को मार देता था। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सही करके बता देते हैं कि मेरा राजा जो है, ये हमारे जो शासक हैं, सम्राट हैं, इसने जो है ये युद्ध लड़ा और सामने वाले राजा को परास्त कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रशंसा है ना, उस प्रशंसा को लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, और इसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा प्रयाग में है, इलाहाबाद क्षेत्र में है, जैसे आपने सुना है प्रयागराज। ठीक है, तो उसी के नाम पर पढ़ा याद रखिएगा, क्योंकि वहीं से ये प्राप्त हुआ है, तो प्रयाग प्रशस्ति है ये। ठीक है किसने लिखा है? हरिशेन ने। ठीक है, तो हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर आता है आपका स्कंदगुप्त का। ठीक है, भीतरी अभिलेख। याद रखिएगा स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। ठीक है उसी प्रकार याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख जो है किसका है? कुमारगुप्त का। मंदसौर अभिलेख याद रखिएगा कुमारगुप्त का, और वही याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है याद रखिएगा, जिससे जानकारी मिलती है। याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है, ठीक है, आपके गुजरात के क्षेत्र में जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है, गुजरात के क्षेत्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह जूनागढ़ अभिलेख जो है याद रखिएगा हुड़ों के समय जो है ये प्राप्त हुआ है, यानी हुड़ों के समय से जो है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इन सभी से जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखना है इन सभी के संबंध में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अगर सिक्कों की बात करें, ठीक है, कॉइन्स की बात करें, तो याद रखिएगा कॉइन्स के आधार पर जो है इनके संबंध में सिक्के, अब देखिए इनके जो सिक्के थे ना, सोने के प्राप्त हुए हैं, चांदी के प्राप्त हुए हैं, और कॉपर के यानी कि तांबा के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के सिक्के मिले हैं, याद रखिएगा। और आपको बता दूं भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके समय चलाए जाते थे? तो गुप्त के समय। ठीक है, तो याद रखिएगा इसलिए सोना जो है भर भर कर था, भारत में काफी सोना था। ठीक है, तो याद रखिएगा ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा ये राजस्थान के बयाना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राजस्थान जो प्रांत है, ठीक है, वहां सोने के सिक्के प्राप्त हुए, याद रखिएगा। और इनका कुछ नाम है, क्षेत्र का नाम है बयाना, जहां पर सोने के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार। ठीक है, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, याद रखिएगा इस समय। और चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक। चांदी का जो सिक्का था, याद रखिएगा इसे कहा जाता था रूपक। और तांबे के सिक्कों को कहा जाता था मासक। ठीक है, जो सिक्के मिले थे, याद रखिएगा इनमें 3 प्रकार के सिक्के जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें गुप्तकालीन सोने के सिक्के, याद रखिएगा
चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। इसमें सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार, ठीक है, चांदी के सिक्के को रूपक, ठीक है, और तांबे के सिक्के को मासक, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के इस काल में चले हैं, याद रखिएगा, तो ये आप याद रखिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चलाए गए हैं, याद रखिएगा इसको। इसके बाद किसी काल में भी सर्वाधिक सोने के सिक्के नहीं चले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया जाए और इसको ऐसा कहा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यानी प्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो वो कब? कुषाण के समय हुआ था, याद रखिएगा। यानी गुप्त काल से पहले सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, दोनों के पॉइंट्स को थोड़ा सा कवर कीजिएगा। कुषाणों के समय क्या हुआ था? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, और अगर वही पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चलाए गए थे, तो गुप्त काल में। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। ज्यादा शुद्धता ढूंढेंगे तो कुषाण में जाइए, और अधिक सोना ढूंढेंगे तो गुप्त में आइए, ठीक है, याद रखिएगा। अब वही देखिएगा, इसके बाद जो है तीसरा जो क्षेत्र है पुरातात्विक, वो है आपका मंदिर, ठीक है। तो मंदिरों के नाम पर कुछ नाम याद कर लीजिएगा कि कहां कहां पर मंदिर बनाया गया था इस समय। तो जबलपुर में एक मंदिर है, याद रखिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है एक मंदिर, ठीक है, जिसका निर्माण कराया गया था गुप्त काल में, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहलाता है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, याद रखिएगा। तो तिगवा विष्णु मंदिर की स्थापना कराई गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा, सतना में जाएंगे आप तो भुमरा, ठीक है, भुमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सतना एमपी, ये भी एमपी में है, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा, झांसी में जो है, झांसी जाएंगे आप, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, और कानपुर जाएंगे आप, ठीक है। तो कानपुर में उसी प्रकार जो है नचना कुठारा मंदिर, याद रखिएगा। एक और नाम याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का है पन्ना, नचना कुठारा मंदिर, पन्ना में है, याद रखिएगा, ठीक है, नचना कुठारा मंदिर, ठीक है। ये पार्वती मंदिर है, याद रखिएगा, है ना, पार्वती मंदिर है, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा एक और मंदिर का नाम भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है इस समय, याद रखिएगा। उसी प्रकार आप कह सकते हैं दशावतार मंदिर, झांसी उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए, एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा इसमें, जो है आपका चैत्य या बिहार, अजंता में, ठीक है। तो अजंता में याद रखिएगा कि चैत्य और बाघ की जो गुफा है, याद रखिएगा, इसमें तत्कालिक जो कलाकृति दिखेगी वो गुप्तकालीन है, याद रखिएगा। अजंता की गुफा का नाम सुना होगा, है ना। तो अजंता अलग है, एलोरा अलग है, याद रखिएगा। उसी प्रकार एक और गुफा याद रखिएगा, बाघ गुफा, ये सब गुप्तकालीन ही याद रखिएगा, ठीक है। तो गुप्तकालीन गुफाओं में इनको याद रखना है आपको। सब पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे जानकारी किसके बारे में मिलती है? गुप्त काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिएगा, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर राइटर और उनकी राइटिंग्स, ठीक है, यानी मेनली जो फोकस होता है कि किसने क्या लिखा है, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में किसने क्या लिखा है, लेखकों का नाम और उनके साहित्य का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले आपको याद करना ही है। ये देखिए, ये सारी चीजें क्या है ना, ये मिसलेनियस टाइप है। ये क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब आ गए तो किस्मत बदला, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरा टॉपिक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो साहित्यिक स्रोत होते हैं हमेशा मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ना राजवंशों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे, ठीक है। उसी प्रकार शिवाजी के 8, उसी प्रकार अकबर के 9। तो ऐसे करके जो है ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जब टॉपिक आता है तो समझ जाइएगा कि मिसलेनियस टॉपिक है, किसी से बनता है और अधिकतर से नहीं बनता है,
ठीक है, तो ये फायदेमंद होता है कि अगर आप इसको ये सब छोटी छोटी बातें भी याद रख पाते हैं। चलिए देखिएगा, साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, तो देखिएगा साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है। तो इस समय में जो भी लेखक या साहित्यकार, इन सभी के राजवंशों, इन सभी राजवंशों के समय कोई ना कोई लेखक रहा है, कोई दरबारी कवि रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अपने राजा के बारे में या राजा से संबंधित जो सामाजिक गतिविधियां हुआ करती थी इस समय में, उन सामाजिक गतिविधियों के बारे में या धार्मिक गतिविधियों के बारे में या प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जो अपने साहित्य में समाहित करते हैं ये सब चीजों को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिटरेरी एविडेंस कहते हैं। याद रखिएगा, तो ये जो साहित्यिक साक्ष्य है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेखक हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के समय की घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 5 लोग को तो आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, जो कि साहित्यिक स्रोत के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहला इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रचना इसी की मिलेगी आपको, विशाख दत्त, कालिदास, विशाख दत्त, और उसके बाद है सुद्रक। ठीक है, सुद्रक नाम याद रखिएगा, सुद्रक, और उसके बाद जो है याद रखिएगा वात्सायन, और एक नाम और याद रखिएगा वात्सायन के बाद जो है एक नाम और याद रखिएगा, जिनका नाम है आर्य मंजू श्रीकल्प। आर्य मंजू श्री कल्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सभी में। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, क्यों? क्योंकि पूरी इसमें पूरी जानकारी गुप्तों के बारे में लिखी गई है, याद रखिएगा। तो गुप्तों की सर्वाधिक जानकारी इस पुस्तक से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनके कुछ स्रोत को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा देवी चंद्रगुप्तम, याद रखिएगा विशाख दत्त का है देवी चंद्रगुप्तम। इस रचना का नाम है, याद रखिएगा। इसमें जो है 2 लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, एक रामगुप्त के बारे में और एक चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, इतिहास को पढ़ने में बोर होते हैं, आपको ये समझ में आता होगा, लेकिन अगर आपका मन है कि मैं भारत के इतिहास को तह तक समझ पाऊं, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, बस सुनते जाइए, समझते जाइए, तो चीज़ों को आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है ना, अगर आप पहली बार इतिहास को पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए नया होगा, लेकिन जब तक आप दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे ना, तब तक आप इस वैल्यू को समझ पाएंगे कि ये नाम कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम किसका है? विशाख दत्त का, ये याद करना है आपको। ठीक है, इसके बाद है आपका सुद्रक का, तो सुद्रक का याद रखिएगा मृक्ष कटिकम। ठीक है, मृक्ष कटिकम याद रखिएगा। मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम जो है सुद्रक के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और उसी प्रकार वात्सायन का याद रखिएगा कामसूत्र। वात्सायन का कामसूत्र। ठीक है, और उसी के बाद देखिएगा कालिदास के सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा कालिदास के सबसे ज्यादा जो है ना रचनाएं मिलेंगी आपको। याद रखिएगा सबसे पहला है मेघदूत, उसके बाद आता है आपका कुमार संभवम, ऋतु संहार, ऋतु संहार,
मालविका अग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी नाम आपको याद रखना है। कालिदास के द्वारा रचना किया गया यह क्षेत्र। मेघदूतम या मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम और याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा राइटर और उनके साहित्य। ठीक है, याद नहीं होगा तो फिर आपको खुद में मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर आप यहीं पर याद करने का प्रयास करते हैं तो ये प्रयास कैसा है, देखिए दो ही चीजें हैं। आप पहले एक बार पढ़ा, आंख बंद करके एक बार फिर से पढ़ने की प्रयास कीजिए, आंख बंद करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। यानी आपने एक बार देखकर आंख पढ़ा, यानी खोलकर पढ़ा, और उसके बाद फिर बंद करके पढ़िए और पढ़ने की प्रयास कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो आप याद रखने की कोशिश करेंगे, फिर देखिएगा आपको ना ये याद होने लगेगा। बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये प्रैक्टिस यही होता है कि आप पहले खुले आंख से पढ़ें और उसके बाद फिर बंद आंखों से पढ़ें, और चीजें आपको देखिएगा धीरे धीरे आपके दिमाग जो है आपको ये याद कराने का प्रयास करना चालू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जीरो में छोड़ेंगे तो वो हमेशा जीरो में ये आया है और चला जाएगा, फिर इतिहास इतिहास बना रहेगा, आपकी जानकारी वहीं रहेगी जहां तक अभी है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप क्लास में ही याद करने का प्रयास करना चालू करें, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये परमानेंट होना चाहिए कि शूद्रक ने क्या लिखा, मृच्छकटिकम लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार वात्स्यायन ने क्या लिखा, कामसूत्र लिखा है। उसी प्रकार जो है आपको विशाख दत्त ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। तो ये पूरा नाम इसी तरीके से याद करना है। गुप्तों के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है, तो आर्य मंजूश्री कल्प से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद है आपका विदेशी यात्रियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा विदेशी यात्रियों के विवरण में जो है दो विदेशी यात्रियों के बारे में याद रखिएगा। एक है फायान और दूसरा है वेनसांग। फायान और वेनसांग। ठीक है, तो फायान और वेनसांग के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले वेनसांग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, ठीक है, वेनसांग ने जो है अपनी रचना में, ठीक है, अपना जो डायरी है याद रखिएगा, उसमें जो है गुप्त शासकों के बारे में जानकारी दी है इसने। ठीक है, क्या जानकारी दी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। ये जानकारी हमें वहीं से मिला है, याद रखिएगा कि कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है। ठीक है, तो वेनसांग के ही इस डायरी से हमें ये जानकारी मिलती है कि किसका संस्थापक कौन रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसके स्रोत के अनुसार याद रखिएगा, वेनसांग के अनुसार जो है यह जानकारी मिलती है किसके किसके बारे में, तो सबसे पहले याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है, बुद्धगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नरसिंह गुप्त, बालादित्य। आप ये सोच रहे होंगे ये लोग कहां से आ रहे हैं, जिनके बारे में तो हमने सुना नहीं। याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य के बाद भी ना कुछ गुप्त बचे हुए थे, इनके बारे में फिर आप बाद में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जिसमें बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य के बारे में आप सुनने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त के बारे में जानकारी इसी से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है,
ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फायान के बारे में बात करते हैं, तो फायान याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश राज्य के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन किया था। और इसी ने कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारत जो है स्वर्ण युग से गुजर रहा है। ठीक है, तो स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड जो है, इसी के लिए इसी ने फायान ने कहा था, याद रखिएगा, कि मैं एक ऐसा जगह आ चुका हूं जहां पर धर्म जो है ना एक अद्वितीय तौर पर माना जाता है, मंदिरों की स्थापना काफी तेजी से होती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ के सामाजिक गतिविधियों में जो है सकुशलता, सभी प्रकार के जो है प्रेम भाव स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह चीनी यात्री है। ठीक है, और ये चीनी यात्रियों के द्वारा जो है अपने वर्णन में ये सब बातें बताई गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रियां। ठीक है, यात्री। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें? देखिए निरस्ता के साथ मत पढ़िएगा। ठीक है, आपके अंदर उमंग उतनी बनी रहनी चाहिए इतिहास को पढ़ने में। कारण ये है कि इतिहास जो है ना एक साल में एक बार ही पढ़ा जा सकता है। आप उसे 2 बार 3 बार तब पढ़ सकते हैं जब आप खुद से प्रयास कर रहे हो। क्लास में इसका पूरा टाइम टेन्योर जो होता है ना काफी लंबा होता है इतिहास को पढ़ने में। और जैसा मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ उसमें तो आप लंबा ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट टाइम पढ़ते तो मैं ये जो है ये ना करा करके आपको लिखा देता बहुत तेजी तरीके से। ठीक है, तो मेरा जो लिखना होता है, मेरा जो बताना होता है, उन सभी की चीजों पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसमें। और इवन जब आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेंगे ना तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है उसको रिपीट करना है। और अपने हाथों से लिखा हुआ जो चीज होता है, याद रखिएगा, वो अद्वितीय होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी उसको कभी आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे किसी के नोट से। ठीक है, आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए और उसको बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए और चीजें याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद होना। अगर आपको टाइम टू टाइम इतिहास की पुरानी घटनाएं जो हम पढ़ चुके हैं वो याद नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे जीरो होता जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारतीय इतिहास को जो है आप याद कर पाए। और अगर आप याद कर लेते हैं तो देखिए फिर आपको एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना इतिहास को लेकर, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस इसी में गिरता है सबसे ज्यादा, इतिहास में ही, कि इतिहास से क्वेश्चन आ गया तो बस ये कौन था पता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं एक फ्रेमवर्क तैयार करता हूँ इतिहास के लिए और फ्रेमवर्क में ही आपको सारी चीजें सजा कर देता हूँ। इसलिए जो है ना इतने सारे डेकोरेशन वाली चीजें करनी पड़ती है इसमें। अगर आप इसको डेकोरेटिव बना के चलेंगे याद रहेगा। आप भर भर के लिख देंगे बस तो ये सिर्फ भरा हुआ लिखा हुआ नजर आएगा और ये जो है ना आपको भी बस आपका दिमाग खराब करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें पढ़ें आप तो प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ें और याद करने का प्रयास करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करना है इसको। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है गुप्तकालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो गुप्तकालीन शासक जो है याद रखिएगा इसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वही सीक्वेंस हमें पढ़ना है। और याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जितने भी शासक रहे हैं सभी शासकों की जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ने को मिलेगा आपको वो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा जो टेन्योर जिसने अपना पूरा रूल किया है वो समुद्रगुप्त के पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा विस्तार किया था। याद रखिएगा इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है पता है आपको? नेपोलियन के बारे में अगर आप कंपेयर करते हैं उसको तो इसका कारण है कि एक तरीके से जिस क्षेत्र को जीतने की बात करना उसे जीत लेना, दूसरा क्षेत्र को वापस भी कर देना। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त का जो अपना नीति था, पॉलिसी था, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है ना इसने बड़े बड़े काम किए हैं। इसने ऐसे ऐसे राज्यों को हराया है जो सक्षमता में बहुत बड़े हुआ करते थे, यानी इनके पास पावर ज्यादा थी, उसके बावजूद जो है इनको हराया था। ठीक है, दूसरी बात कि इसने जो है ना जीतने के बाद जो है उसका क्षेत्र उसको वापस भी कर दिया है। ठीक है, कि जीता भी और उसके बाद बोला रख लो अपने पास वापस। अब जैसा इसने किया उसके हिसाब से कोई भी शासक इसे दूसरा बगावत नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसने जीत कर उसको वापस कर दिया।
ठीक है, तो इसकी पॉलिसी कुछ अलग थी, याद रखिएगा। इससे समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। तो हमको सिर्फ 3 शासकों को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ना है, समुद्रगुप्त को पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, याद रखिएगा। इतना याद कर लिया आपने तो पूरा आपके गुप्त वंश का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए कल शासक स्टार्ट करेंगे, शासकों के बारे में। कल का टॉपिक है हमारा शासकों के बारे में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पे?